हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने अपनी एक बीकॉम 5th सेमेस्टर वालों के लिए जो एक सीरीज स्टार्ट की थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसकी यूनिट 1 का चैप्टर 2। यूनिट 1 का चैप्टर 1 मैं आपको फिनिश करा चुका हूँ। उसके 2 पार्ट बने थे। दोनों पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाके आप दोनों पार्ट पहले देख लेना, जिससे आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर यानी कि ये वाली वीडियो देखना, ठीक है दोस्तों। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिखे व्हाइट कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाके वहाँ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे भी मैं डेली नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप का विकास कैसे हुआ। तो इसकी 3 स्टेज है। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप इन प्री ब्रिटिश इंडिया, कि प्री ब्रिटिश इंडिया का मतलब दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटिश के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, या कि अंग्रेजों के शासन से पहले कैसा था एंटरप्रेन्योरशिप का, आप कह सकते हैं, एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर। दोस्तों आपको पता है हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है भारत, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। अब सोने की चिड़िया कहलाता था क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत रिच थे, कैसे, पैसों में भी, और हमारा कल्चर भी बहुत रिच था, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की, आप कह सकते हैं, फसल थी, है ना। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बढ़िया था। हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही करते थे पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया करता था पूरी दुनिया के अंदर, है ना। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक, कह सकते हैं आप, स्टेबल कंट्री थे, एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री थे उस ज़माने के हिसाब से, है ना। उस समय दोस्तों हमारा, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करें तो गाँव के लोग थे हमारे, किसान लोग, किसान भाई सबसे ज़्यादा। आपको पता है अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, गेहूँ, चावल, खाने पीने का सामान। तो खाने पीने का सामान बनाता कौन है? हमारे किसान लोग खेत में। तो हमारे किसान लोग खेतों में खूब काम करते थे, खूब अपना अनाज उगाते थे और खुद खाते थे, बाहर भी बेचते थे और देश के बाहर भी जाता था, ठीक है। तो अगर आप बोले कि प्री ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था, तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ही अच्छा था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के अंदर। हमारे किसान भी अपना काम अच्छे से कर रहे थे और जो शहर थे, शहरों में भी अच्छा खासा अपना धंधा चल रहा था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। अब एंटरप्रेन्योरशिप गिरा ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। जब अंग्रेज आए तो हमारा देश का एंटरप्रेन्योरशिप गिरा। कैसे गिरा दोस्तों? देखिए, अंग्रेज आए, अंग्रेज आने से पहले क्या था, हमारा देश का सामान हमारे देश के लोग यूज कर रहे थे। कि जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने से क्या, कंपटीशन बढ़ गया। क्या कंपटीशन बढ़ गया? पहले मान लीजिए हमारे देश के अंदर, मान लो ये दुकान है, ठीक है, ये दुकान हमारी खुद की दुकान है, हमारे देश का सामान मिलता है इसके अंदर, हम ऐसे लेते थे। लेकिन जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना बढ़िया बढ़िया सामान, कह दीजिए, कहते हैं ना, भले उनके सामान में क्वालिटी अच्छी ना हो लेकिन चमक धमक, और लोग चमक धमक ज़्यादा देखते हैं, कि अपना वो सामान दिखा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया कि यार हमारे पास, हम बाहर से सामान लाए, बढ़िया सामान लाए, और लोगों को भी लगता है कि भाई विदेश से सामान आया है तो अच्छा सामान होगा। तो इससे क्या, कंपटीशन बढ़ा और धीरे धीरे हमारा जो मार्केट था पिटने लगा। इंडियन मार्केट धीरे धीरे पिटने लगा बाजारों के अंदर। अंग्रेजों ने धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करना शुरू करा। क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेते थे, इंडिया के अंदर से रॉ मटेरियल लेते थे, ब्रिटिश बेचते थे, ब्रिटेन बेचते थे, वहाँ जाके उसी रॉ मटेरियल से माल बना के यहाँ ला के महंगे दामों में बेचते थे। कैसे? मान लीजिए उन्होंने यहाँ क्या किया, उन्होंने मान लीजिए यहाँ से कॉटन ले लिया, एग्जाम्पल रूप में लेते हैं कि मान लो उन्होंने यहाँ से 100 रुपये का कॉटन लिया, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपये का उन्होंने कॉटन लिया, सस्ते में, बिल्कुल सस्ते में कॉटन लिया, क्योंकि देखो उनका रूल था तो उन्हें तो कोई मना कर नहीं सकता। तो उन्होंने यहाँ 100 रुपये का कॉटन लिया, ठीक है। इस कॉटन को कहाँ ले गए? इस कॉटन को ले गए वो अपने ब्रिटेन बोल लीजिए, इंग्लैंड बोल लीजिए, इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड से इस कॉटन से उन्होंने, आप बोल सकते कॉटन के कपड़े बनाए, कॉटन की और वस्तुएं बनाई, ठीक है। फिर इसी कॉटन के बने हुए माल को यहाँ लाए और यहाँ लाके इसी कॉटन से बने हुए माल को मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे आके 500 में बेचा। कितने में बेचा? 500 में। तो देखिए रॉ मटेरियल भी हमारा और हम ही को महंगे बिका गया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने धीरे धीरे इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप को खत्म कर दिया। जो पहले अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा डेवलप था, उसको पूरा उजाड़ दिया और अपना राज बिछा लिया पूरी मार्केट के अंदर। लोगों को मजबूर कर दिया कि हमसे ही सामान खरीदे, ठीक है।
आगे देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब जब अंग्रेज चले गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद दोबारा वही बात कि जब वो चले गए तो हमें कैसा छोड़ के चले गए? वो हमारा देश को, जो एक हरा भरा देश था, उसे बंजर करके चले गए, पूरा देश उजाड़ के चले गए। तो अब हमें दोबारा स्टैंड होना था, हमें दोबारा मार्केट में खड़ा होना था, लेकिन हमारे पास संसाधन कम थे। क्यों? हमारा मोस्टली संसाधन तो वो लोग लूट के ले गए, है ना। फिर उस समय हमारे देश को किसने सबसे ऊपर उठाया? तो आप कहेंगे दोस्तों, उस समय सबसे ऊपर जिसने हमें उठाया, हमारे देश को उठाया, वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। के दोस्तों, भले ही वो हमारे एग्रीकल्चर का सामान तो ले गए ना, जो बनाते थे, हमारे खेत तो नहीं ले गए, हमारे किसान भाई तो नहीं ले गए। हमारे किसान भाइयों ने दोबारा मेहनत की, और दोस्तों कि किसान भाइयों ने दोबारा देश को आगे बढ़ाया, दोबारा अपना आउटपुट निकाला, बेचा माल, बाहर बेचा, देशों में बेचा, विदेशों में बेचा, है ना। दोबारा हमारे आप क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया, एंटरप्रेन्योर बने, नए नए देश के अंदर, विदेश के अंदर हमारे लोग गए, उन्होंने अपना अपना बिजनेस बिछाया। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप टाटा ग्रुप कहाँ की कंपनी थी? देश की थी हमारे। उसने कैसे अपना विकास किया? इंडिया के अंदर से किया, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिपेंडेंट के बाद किया। टाटा ग्रुप तो चलो इंडिपेंडेंट से पहले की थी, आज़ादी के पहले से थी, लेकिन बहुत सारी जो हमारी कंपनियाँ थी वो आज़ादी के बाद उन लोगों ने डेवलपमेंट अपना शुरू किया, है ना। तो दोस्तों ये इसके 3 स्टेज है, मैंने आपको बता दिया। पहली क्या थी? प्री ब्रिटिश, की अंग्रेजों के आने से पहले हमारा बिल्कुल डेवलप था, बिल्कुल अच्छे कह सकते पटरी पे था, बिल्कुल बढ़िया। अंग्रेजों के आने के बाद से गाड़ी पटरी से उतर गई, मतलब हमारा बिल्कुल काम उजड़ गया, बिल्कुल काम बंद हो गया, धंधा चौपट हो गया, है ना। और फिर हमारा जैसे अंग्रेज चले गए, उसके बाद हमने धीरे 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 करते 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 ग्रोथ करी। ठीक है दोस्तों, ये था ये टॉपिक। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। देखिए अगला टॉपिक उसी के अंदर है हमारा, मेक इन इंडिया रोड मैप टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कि अब हमें जब एंटरप्रेन्योरशिप के पथ पे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ग्रो करना है, तो हमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना होगा, है ना। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या एक नया इनिशिएटिव निकाला, मेक इन इंडिया। क्या निकाला? मेक इन इंडिया, जो कि एक रोड मैप है, जो कि एक नक्शा बोल सकते हैं आप, है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की राह के लिए, है ना। तो इसके 4 पिलर्स कौन कौन से? आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, 4 पिलर्स कौन कौन से मेक इन इंडिया के। पहला पिलर है न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस का मतलब दोस्तों देखिए क्या हुआ, जब हमारे देश से अंग्रेज गए, ठीक है, अंग्रेज गए तो हमारे अंदर डर बैठ गया कि अच्छा अंग्रेज हमारे देश में आए क्यों थे? अंग्रेज हमारे देश में आए थे कि हमारी उस टाइम इकोनॉमी कैसी थी? हमारी इकोनॉमी थी ओपन इकोनॉमी। कैसी थी? ओपन इकोनॉमी, कि कोई भी बाहर की कंपनी आके बिजनेस कर सकती है, हमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसलिए अंग्रेज आए, धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा जमाया, ठीक है। जब अंग्रेज गए तो हम अंदर से डर गए कि अब दोबारा कोई और देश हमारे पे कब्जा ना कर ले, इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कर दिया कि बाहर से कोई भी, ये हमारा देश है, ठीक है, हमने अपने देश को बाउंड्री क्या कहते हैं, ताला लगा दिया, क्या कहते हैं, लॉक लगा दिया कि कोई भी अब बाहर की कंट्री अंदर नहीं आ सकती, ना बाहर का कोई कंपनी अंदर आ सकती है, हम अपने अंदर ही रहेंगे, ठीक है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। दोस्तों इससे क्या हुआ? अब इससे बहुत दिक्कतें हो गई, ठीक है। अब ये अंदर मान लीजिए अंग्रेज हम लूट के चले गए, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं थे, कहाँ से नई टेक्नोलॉजी आएगी? बड़ी दिक्कत हो रही थी, धीरे धीरे देश गरीबी की ओर बढ़ रहा था। वो तो 1991 के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी ने लाए वो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्या करा, अनलॉक कर दिया, खोल दिया सारे देशों के लिए, कि हर कंपनी के लिए, हर देश के लिए, कि अब आप आके अंदर बिजनेस कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस को थोड़ी छूट दी जाए, जो हमारे व्यवसाय है थोड़ी छूट दी जाए, तभी तो वो काम करेंगे। एग्जाम्पल, पहले टैक्स हैवी कर दिया कि भैया ज़्यादा टैक्स लगाएंगे ना तो लोग ज़्यादा बिजनेस करेंगे नहीं हमारे देश के अंदर, तो हमें डर खत्म हो जाएगा दोबारा लूटने का, है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, हमें लोगों को मोटिवेट करना है कि आओ बिजनेस करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी छूट देनी पड़ेगी, थोड़ी ढिलाई करनी पड़ेगी, टैक्स कम कर दे, सब्सिडी बढ़ा दें, क्या टैक्स कम कर दे, सब्सिडी बढ़ा दें, और थोड़ा पेपर वर्क में लोड कम रखें, जिससे लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे, बाहर के भी और हमारे खुद के देश के अंदर। अब हमारे खुद के देश के अंदर मोस्टली लोग क्यों नहीं बिजनेस कर रहे? कह रहे यार बिजनेस खोलेंगे इतना टैक्स तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, फिर इतना सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, है ना, कौन करे, बिजनेस छोड़ नौकरी कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये देखा, कह रहा अरे यार अगर लोग बिजनेस नहीं करेंगे, दिमाग लगाइए दोस्तों, अगर लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो जो नौकरी के लिए बैठे उन्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब एक बंदा बिजनेस करता है तो और बंदों को नौकरियाँ मिलती हैं उसके पास, है ना। तो बिजनेस करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, और आपके जैसे बहुत लोगों के लिए जिनको नौकरी चाहिए, है ना, जिन पे तो संसाधन नहीं है कि वो बिजनेस कर पाए, ठीक है। तो क्या करा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करने के लिए आसानी कर दी, टैक्स वैक्स में रिलैक्सेशन दे दिया,
अगला पॉइंट था न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का दोस्तों कि लोग अब बिजनेस करेंगे तो उन्हें फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या अब बिजनेस करना तो बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए भाई। पहले क्या था, कुछ फैसिलिटी नहीं थी इसलिए बिजनेस को कर नहीं पा रहा था कि कहाँ करें, कैसे करें, संसाधन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो क्या करा गया कि भैया उन्हें संसाधन दिए गए, उनके लिए स्मार्ट सिटीज़ बनाई गई। क्या बनाई गई? स्मार्ट सिटीज़। तो स्मार्ट सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे अगर आप बिजनेस करें तो आपको हर चीज़ मिलेगी। आपको जो अपने काम बिजनेस के लिए चाहिए आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। छोटी सी एक पिन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन तक आपको हर चीज़ मिलेगी। स्मार्ट सिटी मतलब जो सिटी पूरी स्मार्ट होती है, बिजली आपको 24 घंटे मिलेगी। आपका बिजनेस करने के लिए, आपकी मशीनें चलाने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ बनाई। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्मार्ट सिटी हब। एक आपने नाम सुना होगा SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो शहर होता है, आप कह सकते हैं वो सिटी होती है जहाँ पे आपको मोस्टली सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेंगी, मल्टीनेशनल, नेशनल। कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपका गुरुग्राम हो गया, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, ये क्या है? सीएज है। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां मिलेंगी। अब उन्होंने यहीं पे अपनी ब्रांच की खोली, यहीं पे अपना हेडक्वार्टर की खोला। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये स्मार्ट सिटी है। क्या है ये कि स्मार्ट सिटी है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, कुछ भी हो, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक। अगला पॉइंट देखिए न्यू सेक्टर 25 सेक्टर। गवर्नमेंट ने सेक्टर बढ़ा दिया। पहले सेक्टर ज़्यादा थे नहीं दोस्तों। जब देश आज़ाद हुआ हमारे पास 2 ही सेक्टर थे। क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर है, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती करो जाके, ठीक है, या फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहाँ पे आपकी अपनी नौकरियाँ करो, है ना। 2 सेक्टर थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 25 सेक्टर कर दिए, बहुत सारे सेक्टर खोल दिए। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जहाँ पे आप सर्विस का काम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप खेती करें, जरूरी नहीं कि आप माल बनाए, आप सर्विस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट क्या माल बनाता है? नहीं। क्या मशीनें चला रहा है? नहीं। क्या खेती कर रहा है? नहीं। क्या करता है वो अपनी सर्विस देता है। उसे अकाउंटिंग आती है, वो कंपनियों को अपनी सर्विस देता है। तो एक सेक्टर में काम कर रहा है, सर्विस सेक्टर, है ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसे 25 सेक्टर को खोल दिया। अगला न्यू माइंडसेट, गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर। क्या नया माइंडसेट कि गवर्नमेंट पहले कंट्रोल ज़्यादा करती थी कि यार छोड़ो मैं यहाँ भी टैक्स लगा दो, यहाँ टैक्स बढ़ा दो कि लोग ज़रा आए ना। अब गवर्नमेंट कंट्रोल थोड़ा कम हुई, रेगुलेटर बन गए कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। आपको हमारे देश में बिजनेस करने में दिक्कत है, सरकार के पास जाइए, सरकार आपको फैसिलिटी देगी। जिस चीज़ में आपको लोड हो रहा है सरकार उस लोड को कम करेगी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट एक रेगुलेटर बनी, हर चीज़ को अपनी नज़र के सामने रेगुलेट किया कि कहीं पे भी किसी की बाहर की कंपनी हो और हमारी इंडिया के अंदर वाली कंपनी के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सारे लोग आराम से बिजनेस करें और एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो ये क्या थे? ये हमारे 4 पिलर्स थे मेक इन इंडिया के। इन पिलर्स को दोस्तों याद रखना। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो मेक इन इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपके बुक में दे रखे हैं, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। मैंने वहां से कुछ छाटे हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ थोड़े इंपॉर्टेंट से। देखिए सबसे पहला क्या इनिशिएटिव था मेक इन इंडिया का? फास्टर इनोवेशन। कि इसने फास्टर इनोवेशन कर दिया कि नए नए तकनीक, नए नए तरीके ला दिए हैं काम करवाने के, जिससे आपके काम जल्दी भी होगा, आपको टाइम भी कम लगेगा। ठीक है। फास्टर इनोवेशन आपको हर फील्ड में हो सकता है कि अब भैया आपको हर फैसिलिटी मिली। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे अपनी, मान लो पहले बिजली की बहुत समस्या थी, ठीक है, अब मैं अपनी कहीं भी कंपनी खोलूँ मुझे बिजली मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हर जगह बिजली की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 24/7 अप्लाइंग लाइसेंस। कि अगर किसी बिजनेस वाले को अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो 24/7, किसी लंबी लाइन में नहीं लगना, किसी डिपार्टमेंट के धक्के नहीं खाने, आप कभी भी ऑनलाइन 24/7 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला वैलिडिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर। कि जो वैलिडिटी पहले कम थी उसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आपको हर साल, हर 2 साल बाद नहीं आना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए, आराम से 3 साल की वैलिडिटी बढ़ा दी है, आराम से बाद में आई है। ठीक है। अगला, और अब आने की नीड भी नहीं है, ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा। अगला इंटीग्रेटिंग द सर्विस ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑनलाइन। कि दोस्तों आपको पता ही है कि अब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है और जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज है, मंत्रालय है, सबकी साइट है कहाँ पर है? ऑनलाइन है। आपको किसी भी साइट पर कोई काम हो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चले, आधार कार्ड की कोई भी समस्या है, कहीं लंबी लाइन में लगना, कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन पोर्टल है आधार कार्ड का। पैन कार्ड की कोई दिक्कत, ऑनलाइन है। जीएसटी की दिक्कत, ऑनलाइन है। सारे गवर्नमेंट के पोर्टल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। लाइसेंस बनवाना है, सब कुछ ऑनलाइन है ना। तो हर गवर्नमेंट की फैसिलिटी कहाँ मिल जाएगी? आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जिससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपका स्ट्रगल बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे। ठीक है, आगे बढ़े।
अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं, किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के डायमेंशन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। क्या स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि भैया एक जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसे ये तो पता होता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उसके लिए बेस्ट है, अपॉर्चुनिटी का पता लगा लेता है, सही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उसे अपनी स्ट्रेटेजी भी डेवलप करनी होती है कि उस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा वो कैसे उठा सकता है, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता है। फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए उसे मालूम चला कि भैया अब मार्केट में नया फोन आ रहा है, कौन सा, अब स्मार्टफोन आ रहा है, कीपैड फोन जा रहा है, स्मार्टफोन आ रहा है। इसे मालूम चल गया कि स्मार्टफोन आ रहा है, अगर मैं जल्दी बनाऊंगा, जल्दी मार्केट में अपना फोन निकालूंगा तो मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है, इसे अपनी अपॉर्चुनिटी का पता लग गया। लेकिन अब इस अपॉर्चुनिटी का पता तो लग गया, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के तहत ये अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है, कैसे उस माइंड की थिंकिंग है उसको रियलिटी में कैसे लाता है, वो आपका क्या करता है, उस को जो रियलिटी में लाता है वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। मतलब कि मुझे ये मालूम चल गया कि भैया मुझे स्मार्टफोन बनाना है, ठीक है, मैं सोच लिया कि फटाफट मैं स्मार्टफोन का सारा रॉ मटेरियल ले आऊँगा, सारे फटाफट अपनी मशीन लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी अभी तक मैंने क्या करा, सिर्फ सोचा है, उसे रियल में एग्जीक्यूट नहीं किया। जिस तरीके से उसे रियल में एग्जीक्यूट करूंगा वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मालूम चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको सही बनानी चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी। कि कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, देखिए हम एक एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं एक इनोवेटर, एक क्रिएटर। इनोवेटर क्रिएटर का मतलब वो नई नई चीज़ अपने दिमाग में क्रिएट करता रहता है, नए नए इनोवेशन लाने के तरीके सोचता रहता है। सिर्फ सोचने से काम होगा नहीं होगा, सिर्फ सोचने से दोस्तों काम नहीं होता, कि वो कितनी जल्दी उस दिमाग में उसकी थिंकिंग है उसे रियल लाइफ में कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करता है, क्या रियल लाइफ में अपने आइडिया को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करता है, कितनी स्पीडली इस काम को करता है, वो चीज़ मैटर करती है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है उसे आप कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है ना। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आपकी जो कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटी के प्रति वो दिखनी चाहिए। अगला कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आप उस रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। दोस्तों देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है और सबके पास लिमिटेड है, हर बंदा अपने लिमिटेड रिसोर्स से आगे बढ़ रहा है। आप सोच रहे हैं यार मेरे पे तो रिसोर्सेज कम है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ही मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, है ना। अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है रिसोर्स कंट्रोल। अब जो रिसोर्स है मैंने बताया आपको, रिसोर्स हमारे कैसे लिमिटेड है, सीमित है, तो उनका कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कितना रिसोर्स कितना टाइम कहाँ खर्च करना है, कितना रिसोर्स कहाँ बचाना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। अगला पॉइंट देखें मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। कि मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका जो मैनेजमेंट, आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए भैया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि फिक्स। क्या फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब चाहे आप उसे बदल सके, फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका जो पहले था बिजनेस वो था पुराने वाले टीवी का, पुराना टीवी मतलब डब्बा वाला टीवी, ठीक है। अब आपने देखा मार्केट में एलईडी टीवी आ चुकी है, पतली पतली स्लिम स्लिम। आप चाहे आप पे इतना रिसोर्स है कि आप पतले वाले टीवी बना सकते हैं, लेकिन आपने अपने बिजनेस को फिक्स कर रखा है कि नहीं भैया मैं तो डब्बा वाला टीवी ही बनाऊंगा, तो आपका बिजनेस मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि अपने बिजनेस को कभी भी फिक्स नहीं बनाना चाहिए, अपने बिजनेस को बनाना चाहिए फ्लेक्सिबल, लोचशील, कि जब चाहे आप उसे कन्वर्ट कर सके अपनी चाह के अनुसार, मार्केट की डिमांड के अनुसार, ठीक। अगला पॉइंट देखें रिवॉर्ड फिलोसफी। कि अब गवर्नमेंट का भी कुछ रोल है। क्या गवर्नमेंट का क्या रोल है, कि हम क्या पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट का रोल ये है कि भैया जो बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उसे रिवॉर्ड दीजिए। छोटा बिजनेस है, उसने कोई अच्छा काम किया, उसने देश की जीडीपी में अपना बड़ा योगदान दिया, तो उसको रिवॉर्ड दीजिए। उसको रिवॉर्ड देंगे तो क्या होगा, मोटिवेट होगा, मोटिवेट होगा तो क्या वो और अच्छे से काम करेगा और अच्छा आउटपुट देगा, और अच्छा आउटपुट देगा तो सोसाइटी में वो वैल्यू क्रिएट करेगा। सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करेगा तो क्या होगा, सोसाइटी का भला, सोसाइटी का भला, गवर्नमेंट का भला, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हो या बड़े बड़े बिजनेस हो, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए जिससे वो मोटिवेट हो और अच्छे से काम करे अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों। आई होप, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हों। कोई भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई बहुत लेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वैसे तो मैं टाइम पे दे देता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको लगता है तो दोस्तों आपको बताइए टेलीग्राम
और इंस्टाग्राम, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब वहाँ पे भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, है दोस्तों। और बस मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।